Assalamualaikum everyone. So I hope you are doing all right. So the topic that we'll be discussing today is item analysis. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आइटम राइटिंग के बारे में आपको बताया था। हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी आइटम राइटिंग की और कौन कौन से रूल्स वी शुड फॉलो फॉर राइटिंग एन आइटम्स राइटिंग आइटम्स इन टेस्ट बिफोर मेकिंग अ टेस्ट what were the guidelines that we had to follow. तो इस टॉपिक में हम आइटम एनालिसिस पढ़ेंगे। हमने आइटम एनालिसिस की पहले भी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई व्हाट इज आइटम एनालिसिस is that how we analyze the items, how we judge the items, whether the items are good enough to keep in the test or not. Okay, because when we choose items, we are choosing it for the purpose of our research. We want authentic result in our research. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो आइटम्स चूज करें जो कि सबसे बेस्ट है। आइटम एनालिसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकली एनालाइजिंग असेसमेंट डाटा टू evaluate the quality and performance of your test items. This is an important step in the test development cycle, not only because it helps improve the quality of your test, but because it provides documentation for validity, evidence that your test performs well, and score interpretations means that what you intend. ना बेसिकली आइटम एनालिसिस आपके जो आपने आइटम राइटिंग की होती है उसी को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं कि हमें पता हो कि हमने जो आइटम्स बनाए हैं दे आर स्टैटिस्टिकली करेक्ट, दे कैन एनालाइज द डाटा दैट वी वांट दैट वी वांट द टेस्ट टू एनालाइज। मतलब ये कि हमारी वैलिडिटी को ये इंश्योर करेगा। वैलिडिटी को किस तरह इंश्योर करेगा? व्हाट इज वैलिडिटी? The validity is defined as what a test is mirroring. Validity is the what the test is mirroring what it is supposed to mirror. Sorry, I got confused there. मतलब ये कि वैलिडिटी वो चीज़ है कि हमें पता हो कि अगर कोई टेस्ट है तो वो वही चीज़ मेयर कर रहा है जिसको मेयर करने के लिए हमने बुलाया। तो आइटम एनालिसिस हमें इंश्योर करवाएगी कि हम वही आइटम्स ऐड करें जो कि हमारे टेस्ट, जो हमारा टॉपिक है टेस्ट बनाने का, जो हमारी रिसर्च का टॉपिक है उसके रिलेटेड ही है। ठीक है, इसमें आइटम परफॉर्म वेल करेगा, किस तरह टेस्ट परफॉर्म करेगा, स्कोर इंटरप्रिटेशंस क्या होंगे, आपकी जो नॉर्म्स ऑफ जो अपने टेस्ट सेट की हैं वो क्या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर रिसर्च और नॉट। तो ये सब चीज़ें आइटम एनालिसिस में आ जाती हैं। ओके, इसमें अब दो चीजें आती हैं, आइटम डिफिकल्टी एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन। आइटम डिफिकल्टी, इट इज अबाउट द एग्जाम क्वेश्चन टू इजी और टू हार्ड। मतलब ये कि अगर एग्जाम्स में जो हम क्वेश्चन देंगे वो ज्यादा इजी हो गए तो फिर हम आउटस्टैंडिंग बच्चों को कैसे टेस्ट करेंगे? अगर वो ज्यादा मुश्किल हो गए तो फिर हम डल बच्चों को कैसे अंदर कंपनसेट करेंगे? सो difficulty level is very important in a test, in a school based test or in any kind of test. Difficulty level is very important. तो हमें इस तरह के आंसर्स या क्वेश्चंस चूज करने हैं जो कि मॉडरेट लेवल में हो या फिर इस तरह के जो कि असेंडिंग ऑर्डर में जाएं कि मतलब कम मुश्किल से ज्यादा मुश्किल की तरफ जाएं ताकि बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाए कि भाई नो इट्स एन ईजी, फिर वो ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकेगा और ज्यादा अच्छी तरह से आंसर कर सकेगा। तो choosing the difficulty level is very much important. Item discrimination. Does the exam question discriminate between students who understand the material and those who do not? मतलब discrimination is also important. We cannot treat everyone, every student, because not all fingers of our hand are the same. ठीक है, हमारे सारे पांच हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। तो वी हैव टू मेक अ टेस्ट के वो हर हाथ की हमारी हर उंगली को प्रॉपर उसके जो कैलिबर है उसके बारे में हमें बता सके। तो डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पोर्टेंट। हमें वो क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं जो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के तो थोड़ा चैलेंज करें। तो हमें वो आइटम्स चूज करने होते हैं जो कि हमें एक गुड स्टूडेंट और एक डल स्टूडेंट के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन करके बता सके। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन शुड evaluate the varying degree of knowledge students have on the material reflected by the percentage correct on exam questions। कि बेसिकली वही बात आ जाती है, हम डिस्क्रिमिनेशन भी इसी वजह से करेंगे कि हमें गुड और बैड स्टूडेंट में डिफरेंस पता चल सके और हम डिफिकल्टी लेवल भी उसी हिसाब से रखेंगे कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना और एक डल स्टूडेंट के साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। द डाटा फ्रॉम आइटम एनालिसिस कैन ड्राइव द वे इन विच वन कैन डिज़ाइन इन फ्यूचर टेस्ट एज नोटेड प्रीवियसली। इफ नॉट student knowledge assessment is the bridge between teaching and learning, the exam out to mirror the student learning gap as accurately as possible।
कि जो आइटम एनालिसिस का है वो हमारे जो प्रोसेस होता है सारा, वो हमें हेल्प करेगा कि फ्यूचर में हम जो टेस्ट डिज़ाइन करें तो उनको भी हम वैसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह हम अभी टेस्ट डिज़ाइन करें, क्योंकि आइटम एनालिसिस की बेसिस ही ये है कि हम एक तो इक्विटी, नॉट इक्वालिटी, इक्विटी के सब जो बच्चे हैं उनमें हम डल, आउटस्टैंडिंग, मॉडरेट सबको मद्देनज़र रख के हम उनके हिसाब से एक टेस्ट डिज़ाइन करें. Okay, I hope you all understood. Moving on to the next slide, item response theory. Which is item response theory? It is also an important part of this part of item analysis. Okay, what is item response theory? The item response theory, also known as the latent response theory, refers to the family of mathematical models that attempt to explain relationship between latent traits and their manifestation. Okay, what does this theory says? It is also known as the latent response theory. मतलब इट इंक्लूड्स मैथमेटिकल मॉडल्स कि हम अब इसमें ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल थेरी से आगे निकल के अब हम मैथमेटिकल थेरीज की तरफ आ रहे हैं कि भाई किस तरह हम साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लेके आ रहे हैं. ठीक है, उसकी बात है. आइटम रिस्पॉन्स थेरी बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स का एक मजमूआ है जिसके थ्रू हम दो चीज़ों में रिलेशनशिप चेक करते हैं, लेटेंट ट्रेस एंड मैनिफेस्टेशन. लेटेंट ट्रेस आर दोज जो कि अनऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स है, कोई वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें वाजे नजर नहीं आती. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर वो आती जाती है, जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे अंदर वो डेवलप होती रहती हैं. और जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं कि भाई जो ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हम ये चीज़ बनना चाहते हैं, हम आगे अपनी लाइफ को इस तरह से इमेजिन करते हैं और मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है कि मैं आगे अपनी लाइफ को इसी तरह से रखूंगी. जो आउटकम्स होते हैं हम हमारे अंदर जो हमारी जेनेटिक्स कैन नॉट बी चेंज, बट द थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट और हैबिट्स दोज कैन बी चेंज. तो लेटेंट ट्रेड्स वो होती हैं जो कि अनऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जो कि मैनिफेस्टेशंस वो होती हैं जो कि ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे साथ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारे अंदर वो डेवलप होती हैं. दे एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइटम्स ऑन एन इंस्ट्रूमेंट इंडिविजुअल रिस्पॉन्डिंग टू दीज आइटम्स एंड द अंडरलाइंग ट्रेड बीइंग mirrored. IRT assumed that the latent constructs and items of a mirror are organized in an observable continuum. Therefore, its main purpose focus on the establishing the individual position on that continuum. मतलब ये किस चीज किन चीज़ों के दरमियान लिंक प्रोवाइड कर रहा है हमें कि भाई जो कि अंडरलाइन ट्रेड्स हैं और जो कि ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स हैं, कि भाई जो हमारी अंडरलाइन अंडरलाइन जो हमारी ट्रेड्स हैं जो कि हमें अभी तक नज़र नहीं आ रही, जो कि अभी हमारी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगी, लेकिन हमने एक चीज़ है जो हमने मैनिफेस्ट कर लिया, हम बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर में आगे, तो हम अब उन्हीं ट्रेड्स पे वर्किंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई हमारी वो ट्रेड्स और ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो. ठीक है, सो ये सब मैथमेटिकल एक फार्मूलाज का मजमूआ हो जाता है हमारे पास आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि दो चीज़ों में, एक लेटेंट जो ट्रेड्स हैं और एक मैनिफेस्टेशन हैं, इन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बना के हमें बता रहा है कि हम किस तरह फर्दर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. ओके, so I think this is it for today's lesson. We do have a bit two more parts related to this lesson. I'll make sure to cover these parts on my next lecture. Make sure to watch further, and if you guys have any question, you can ask me in the comment section related to the lecture, anything related to psychology, and do watch my reels as well, where I am telling you my journey of being in a medical field without any guidance, and I wish I could have been guided more accurately, but I couldn't. So I'm here to help you. If you are a metric student, if you are an aspiring doctor, or if you are someone who doesn't have any kind of permission from their home to join any hospital, I know I have been around those people a lot. So you want to have a safe plan apart from MDCAT, and I will help you through that journey. Thank you so much. Allah Hafiz.